नमस्कार। आज हम चीन के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये है क्या, चीन का मकसद क्या है इससे, दुनिया में कहां-कहां फैला है और हाँ, इससे जुड़े विवाद भी हैं। तो कोशिश यही है कि इन स्रोतों से मुख्य बातें समझें और देखें कि भाई दुनिया के लिए इसके मायने क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बीआरआई है क्या चीज? मतलब सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, है तो काफी बड़ा। इसे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में लॉन्च किया था और इसे आजकल लोग 21वीं सदी का सिल्क रोड भी कह रहे हैं। सिल्क रोड, अच्छा। हाँ, असल में ये चीन की एक बहुत बड़ी, आप कह सकती हैं, वैश्विक रणनीति है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, पावर प्लांट्स, यहाँ तक कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और इसके जरिए वो एशिया को अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका से जोड़ना चाहते हैं। मकसद क्या है? मतलब सिर्फ जोड़ना? नहीं, मकसद है व्यापार बढ़ाना, कनेक्टिविटी बेहतर करना और जाहिर है अपना असर या प्रभाव बढ़ाना। और ये जो नाम है बेल्ट और रोड, इसका क्या मतलब हुआ? मुझे लगा था कोई एक ही रास्ता होगा शायद। नहीं नहीं, ये अच्छा सवाल पूछा। देखिए, बेल्ट का मतलब है जमीनी रास्ते, जैसे पुराने सिल्क रोड होते थे ना, मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक। और रोड का मतलब यहाँ सड़क नहीं बल्कि समुद्री रास्ता है, मैरीटाइम सिल्क रोड। ओह अच्छा, तो ये कोई एक रूट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये असल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल जैसा। दिलचस्प। पर चीन ने इतना बड़ा, इतना महंगा प्रोजेक्ट शुरू ही क्यों किया? क्या सोच थी इसके पीछे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। एक तो जाहिर है चीन अपने व्यापार के लिए दुनिया भर में पहुंच बढ़ाना चाहता है, नए रास्ते खोलना चाहता है। ठीक है। दूसरा, उनके पास जो अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता है और जो पूंजी है उसे कहीं ना कहीं लगाना है, बाहर भेजना है। और साथ ही अपनी चीनी कंपनियों के लिए नए बाजार भी तो बनाने हैं। यानी ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का मामला नहीं है, कुछ और भी है? बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है, मतलब भू राजनीतिक। चीन इसके जरिए दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है और वो उन व्यापारिक रास्तों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है जो पश्चिमी देशों के कंट्रोल में है, जैसे मलक्का स्ट्रेट। हाँ। तो वो उस पर कम निर्भर रहना चाहते हैं। ये उनकी एक बड़ी वैश्विक महत्वाकांक्षा का हिस्सा है। समझ गया। तो ये फैला कहाँ तक है फिर? कौन कौन से देश शामिल हो गए इसमें? अरे ये तो बहुत फैला हुआ है। आंकड़े देखें तो करीब 150 से ज्यादा देश बीआरआई से जुड़े किसी न किसी समझौते पर साइन कर चुके हैं। 150 से ज्यादा? जी हाँ, एशिया में तो इसका बहुत जबरदस्त असर है। पाकिस्तान में सी पैक को देखिए, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हाँ, वो तो काफी सुना है। बिल्कुल। फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका में केन्या, इथियोपिया जैसे देश, यूरोप में भी जैसे ग्रीस का पायरियस पोर्ट। अच्छा, यूरोप में भी? हाँ, हालांकि अब इटली जैसे कुछ देश थोड़ा पीछे हट रहे हैं या दोबारा सोच रहे हैं और ये लैटिन अमेरिका तक भी पहुंच गया है। लेकिन जहाँ इतना कुछ हो रहा है वहाँ कुछ दिक्कतें, कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल है और काफी गंभीर है। सबसे ज्यादा जो बात होती है वो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की, मतलब कर्ज के जाल वाली कूटनीति। कर्ज का जाल? वो कैसे? आरोप ये है कि चीन जानबूझकर छोटे या कमजोर देशों को इतना भारी कर्ज देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, जिसे वो चुका नहीं पाते। और फिर जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाता तो चीन उनकी कोई जरूरी संपत्ति पर, जैसे कोई बंदरगाह या जमीन, उस पर कंट्रोल कर लेता है। इसका कोई ठोस उदाहरण है क्या? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण जो दिया जाता है वो श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाया तो उन्हें वो बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। अरे बाप रे! 99 साल? जी। इसके अलावा भी कई चिंताएं हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता की कमी, पता ही नहीं चलता कि शर्तें क्या हैं। हाँ। पर्यावरण पर बुरा असर पड़ने की शिकायतें हैं, मजदूरों के अधिकारों के हनन की बातें हैं और अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी शर्तें चीनी कंपनियों के हक में झुकी होती हैं। इन सब वजहों से क्या कहते हैं, भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ा है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इसे चीन के बढ़ते प्रभुत्व की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखते हैं। और भारत का क्या रुख है सब पर? भारत भी तो पड़ोस में है। देखिए, भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से है जिसने शुरू से ही बीआरआई का विरोध किया है। लगातार भारत की मुख्य दलील संप्रभुता को लेकर है, खासकर सीपीईसी की वजह से। हाँ,
क्योंकि वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। बिल्कुल, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। हाँ। तो भारत का कहना है कि ये हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करता। और भारत ये भी मानता है कि ये निष्पक्ष विकास से ज्यादा चीन के रणनीतिक नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है। तो भारत इसके जवाब में कुछ कर रहा है? हाँ, भारत खुद भी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जैसे INST है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत को ईरान, रूस और मध्य एशिया से जोड़ेगा। ईरान में चाबाहर बंदरगाह का विकास कर रहा है। और हाल ही में IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की भी घोषणा हुई है। ये सब एक तरह से BRI के विकल्प के तौर पर देखे जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम दुनिया की राजनीति पर इसके असर की बात करें तो क्या लगता है? देखिए, BRI चीन के लिए एक तरह का सॉफ्ट पावर टूल बन गया है। मतलब बिना फौज भेजे पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर अपना प्रभाव बढ़ाना। और ये शायद इस तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया अमेरिका केंद्रित व्यवस्था से हटकर चीन केंद्रित क्षेत्रीयता की तरफ बढ़ सकती है। कई देश खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें निवेश भी चाहिए, लेकिन वो चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर होने से भी डरते हैं। क्या इसके जवाब में मतलब BRI के मुकाबले में कोई और बड़ी पहल हुई है दुनिया में? हाँ, हुई है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ब्लू डॉट नेटवर्क शुरू किया है। इसका जोर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, मतलब पारदर्शिता, सस्टेनेबिलिटी वगैरह। G7 देशों ने भी एक पहल शुरू की थी, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या B3W। हालांकि उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। और क्या BRI अभी भी उसी तेजी से चल रहा है? नहीं, हाल के सालों में कुछ चुनौतियां आई हैं, जैसे कोविड-19 महामारी ने बहुत असर डाला। कई देशों में कर्ज का संकट बढ़ गया है जो BRI से जुड़े हैं। भू राजनीतिक विरोध भी बढ़ा है, जैसा हमने बात की। और खुद चीन की अपनी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी धीमी हुई है। तो इन सब वजहों से BRI की रफ्तार पहले जैसी नहीं रही है। कई देश अब अपने BRI सौदों पर दोबारा सोच विचार कर रहे हैं या उनसे बाहर निकलने की भी सोच रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उससे ये तो साफ है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों का नेटवर्क नहीं है जी। ये सत्ता की कहानी है, दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कहानी है और शायद एक नई तरह की विश्व व्यवस्था बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। क्या BRI वाकई विकास के लिए एक सुनहरा पुल है जैसा चीन दावा करता है, या फिर ये देशों को एक नए किस्म की निर्भरता के जाल में फंसा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के दूरगामी परिणाम होंगे।